हेलो एवरीवन, सो आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर, जहां पे हमको आज 10.5 टॉपिक नंबर देखना है, दैट इज मोड्स ऑफ पेमेंट ऑफ डिविडेंड। अभी जो बचा है वो बहुत इजी पार्ट है। इनफैक्ट ऑलरेडी आपने कुछ कुछ चीजें पढ़ ली है। डिविडेंड मैंडेट क्या होता है, चेक क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक मोड से हम डिविडेंड कैसे पे करते हैं, तो वही चीज आपको सिर्फ ब्रीफली एज अ कंसेप्ट आपको कंटेंट में पढ़ना है। बाकी और कुछ तो मुझे अलग नहीं दिख रहा है। इंटरिम डिविडेंड भी आपने देखा हुआ है, बस डिटेल में हमको आपके बुक में क्या कंटेंट दिया हुआ है वही सारी चीजें हमें एक बार रिव्यू करनी है। तो लेट्स स्टार्ट मोड्स ऑफ पेमेंट ऑफ डिविडेंड। तो देयर आर 3 टाइप्स इन योर बुक, जहां पे आपको बोला हुआ है कि इन दीज 3 मोड्स यू कैन पे एज अ कंपनी डिविडेंड। ठीक है, तो सबसे पहला उन्होंने दिया हुआ है कि आप या तो चेक के थ्रू पेमेंट कर सकते हो या तो वारंट। तो जैसे मैंने आपको बोला था कि चेक मतलब कैसा रहता है, स्पेसिफिकली वो बैंक का चेक रहता है जहां से आप डिविडेंड पे कर सकते हो। नहीं तो हम इन केस ऑफ डिविडेंड अगर आप पे करना चाहो तो उसी को डिविडेंड चैप्टर में वारंट भी बोला हुआ है। चेक जैसा ही रहता है एज आई टोल्ड यू, बट उसको डिविडेंड वारंट भी बोलते हैं इन डिविडेंड, इन केस ऑफ डिविडेंड। ठीक है, तो जहां पे बैंक का एक चेक आता है, पे का नाम होता है, अमाउंट आता है, सिग्नेचर होता है, मतलब ऑफिशियल सील वगैरह रहता होगा, वैसे ही वारंट रहता है जहां पे लेटर हेड पे कंपनी का नाम आता है, उधर पे का नाम एंड ऑल सच। तो उसको चेक भी बोल सकते हैं, उसको डिविडेंड वारंट भी बोल सकते हैं। तो इधर आपको एज अ डिविडेंड वारंट क्या बोला हुआ है, इट इज अ चेक सेंड बाय अ कंपनी टू अ शेयर होल्डर फॉर द पेमेंट ऑफ डिविडेंड टू अ रजिस्टर्ड एड्रेस ऑफ द शेयर होल्डर। मैंने जैसे बोला कि ये आज के टाइम पे काम नहीं आता है, क्योंकि मोस्टली आज जो प्रेफरेबल है या जो मोस्ट कन्वीनियंट जैसा है डिपॉजिटरी सिस्टम में टू पे डिविडेंड इज इलेक्ट्रॉनिक मोड एंड नो अदर मोड्स आर यूज्ड इन टुडेज टाइम। मतलब जिसका शेयर्स जो अगर कुछ कंपनीज बची हैं डीमैट होने में भी, तो वो भी क्या प्रेफर करती होंगी आज के टाइम पे, इलेक्ट्रॉनिक मोड ही प्रेफर करती होंगी। नो डिविडेंड वारंट, नो चेक, क्योंकि वो बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग होता है। ठीक है, तो डिविडेंड मैंडेट क्या होता है, तो डिविडेंड मैंडेट एक प्रोसेस है जहां पे अगर शेयर होल्डर विश करता है कि मेरा जो डिविडेंड है वो डिविडेंड वारंट के थ्रू नहीं आके मेरे डायरेक्टली मेरे अकाउंट में पैसा चाहिए, मेरे बैंक में पैसा चाहिए, तो आपको उनको एक डिविडेंड मैंडेट करके रिक्वेस्ट देना पड़ता है, जहां पे आपका जो डिविडेंड है वो डायरेक्टली कहां पे क्रेडिट हो जाता है, आपके बैंक अकाउंट में। जस्ट शेयर होल्डर को एक रिक्वेस्ट सेंड करनी पड़ती है इन अ प्रिस्क्राइब फॉर्म, जिसको हम डिविडेंड मैंडेट बोलते हैं, और इस मैंडेट के थ्रू कंपनी डायरेक्टली आपको आपके बैंकर्स के पास आपका डिविडेंड भिजवा देती है। ठीक है, तो इसको हम डिविडेंड मैंडेट बोलते हैं, जो आपको कंपनी को एज अ रिक्वेस्ट करके देनी पड़ेगी, और उस रिक्वेस्ट के थ्रू आपका बहुत सारा टाइम भी बच जाएगा। चेक का जो टाइम कंज्यूमिंग ये सारी चीजें होती है, वो सारी चीजों से आप निकल जाओगे। ओके, सो एंड देयर इज ऑल्सो रिड्यूस ऑफ लॉस ऑफ फिजिकल जो चेक होता है इन ट्रांजिट गुम हो जाता है। जैसे अगर मैं फॉर एग्जांपल डिविडेंड वारंट देने का सोचूं तो उसमें बहुत सारे रिस्क इन्वॉल्व है, चोरी हो जाने के, गुम हो जाने के, या मतलब जैसे फट जाने के। तो ये सारी चीजें डिविडेंड मैंडेट या इलेक्ट्रॉनिक मोड में नहीं रहता है। तो इलेक्ट्रॉनिक मोड क्या है, इलेक्ट्रॉनिक मोड जैसे एनएफटी हो गया, फिर दूसरा ईसीएस हो गया जो इधर दिया हुआ है, देखो। तो सारे जो भी आरबीआई अप्रूव्ड इलेक्ट्रॉनिक मोड है जो लिस्टेड कंपनी कर सकती है, उसको इलेक्ट्रॉनिक मोड में रखा हुआ है। तो एज अ कंपनी आप ईसीएस कर सकते हो, आप एनएफटी कर सकते हो। वन ऑफ द वे ऑफ पेइंग डिविडेंड है ये। ज्यादा डिटेल में मत जाओ, सिर्फ इतना पढ़ लो कि इलेक्ट्रॉनिक मोड में आप या तो ईसीएस कर सकते हो या एनएफटी कर सकते हो। बी मेक अरेंजमेंट विद द बैंक इन कोलैबोरेशन विद अदर बैंक इफ रिक्वायर्ड टू पे द डिविडेंड वारंट एट पार। तो कभी कभी क्या होता है, अभी इन्होंने क्या बोला हुआ है कि डिविडेंड वारंट एट पार पे करने के लिए आप दूसरे बैंक के साथ कोलैब कर सकते हो। अभी इन्होंने ऐसा क्यों बोला है, क्योंकि जब आप डिविडेंड वारंट देते हो तो डिविडेंड वारंट में जब सामने वाले शेयर होल्डर को पेमेंट मिलता है डिविडेंड का, तो उसमें से सम कमीशन काटा जाता है, और क्योंकि बिकॉज बैंक हैज गिवन यू सम सर्विसेज, तो वो सर्विस चार्ज किया जाता है, और वो उतना डिविडेंड में से उतना पैसा डिडक्ट कर लेती है बिफोर पेइंग टू यू। जैसे फॉर एग्जांपल कभी पैसा हमको अगर यूट्यूब से आया है ना,
तो YouTube वालों जो जहां भी उनके जो YouTube वाले हैं वो जब हमको पैसा पे करते हैं तो वो फॉर एग्जाम्पल हमको 10,000 पे करते हैं ना, तो बैंक वाले हमारे 400-500 रुपए तो ऐसे ही काट लेते हैं, क्योंकि दे हैव गिवन सर्विसेज कि आपका ओवरसीज से पैसा आया है, बिकॉज डॉलर से आया था, हमने आपको रुपी में कन्वर्ट करके दिया, तो वो हमारे कुछ चार्जेस कमीशन करके वो कट कर लेते हैं। तो वैसा ही ये सिस्टम होता है, क्योंकि बैंक वालों ने डिविडेंड वारंट इशू किया है और हम आपको ये सर्विस दे रहे हैं, तो डिविडेंड देते वक्त वो डिविडेंड में से उतना पैसा डिडक्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो वो वैसा वाला केस है, इसीलिए वो बोल रहे हैं कभी कभार जो बैंक होती है वो आपस में अरेंजमेंट कर लेती हैं या कंपनी अरेंज कर कोलैब कर लेती है कि कंपनी से पैसा लिया जाए, ना कि शेयर होल्डर से पैसा लिया जाए। देखो, मेक अरेंजमेंट विद बैंक इन कोलैबोरेशन विद अदर बैंक, कंपनीज कोलैब हो जाती है अदर बैंक के साथ, एक ग्रुप बना लेती है जहां पे वो पैसे इनसे लेने के बजाय कंपनी से ले लिया जाता है, ताकि डिविडेंड जो जिनको मिला है उनसे पैसा डिडक्ट ना किया जाए और डिविडेंड एट पार पे कर दिया जाए, इसके लिए वो वैसा बोला हुआ है। ठीक है, तो ECS एंड NFT क्या होता है, तो वही उन्होंने बोला, ECS मेनली यूज फॉर डेबिट एंड क्रेडिट ऑफ लो वैल्यू ट्रांजैक्शन विच आर फ्रीक्वेंट एंड रिपीटेटिव, व्हाइल NFT इज यूज फॉर अ हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन। तो कहने का मतलब है ECS तब किया जाता है जब डिविडेंड लो वैल्यू का है, मतलब 100 रुपए, 200 रुपए, 300 रुपए, है ना, ऐसे वैल्यू का अगर डिविडेंड है तो ECS यूज किया जाता है। लेकिन अगर NFT कब यूज किया जाता है, जब हाई अमाउंट है डिविडेंड का, तब NFT यूज किया जाता है। तो डिविडेंड वारंट क्या होता है, एट पार मीन चेक ऑफ अ डिविडेंड वेयर पेई गेट एग्जैक्ट अमाउंट स्टेटेड इन द चेक विदाउट एनी चार्ज पेबल इवन इफ इट इशूड आउट ऑफ द स्टेट। एज आई टोल्ड यू, डिविडेंड वारंट एट पार मतलब कि कोई भी चार्जेस उसमें से डिडक्ट नहीं की जाती है, जैसा आपको कंपनी ने पे किया था उतना ही बैंक आपको पे करेगी विदाउट डिडक्टिंग 1 रुपीज चार्ज, मतलब विदाउट एनी चार्जेस। ठीक है, तो ये था अपना इलेक्ट्रॉनिक जो भी मोड्स थे, और हमने मेन टॉपिक क्या पढ़ा, मोड्स ऑफ पेमेंट ऑफ डिविडेंड। नाउ अब हम पढ़ने वाले हैं इंटरिम डिविडेंड और उसका मीनिंग। हाउएवर मैंने ये आपको समझा दिया था कि बेसिकली इंटरिम डिविडेंड एंड फाइनल डिविडेंड ये दोनों सेम होते हैं, बट वो किस टाइम पे इशू किए जा रहे हैं तो उससे पता चलेगा कि ये फाइनल डिविडेंड है या इंटरिम डिविडेंड। और ये भी चीज मैंने आपको बता दी थी कि अगर आपको बिना बोले डिविडेंड दिया जा रहा है कि ये इंटरिम है या फाइनल है, तो यू विल अज्यूम या यू विल कंक्लूड इट एज अ फाइनल डिविडेंड, क्योंकि फाइनल डिविडेंड को हम एज अ लेमैन्स लैंग्वेज डिविडेंड ही बोलते हैं। बट अगर आपको ये इंटरिम डिविडेंड बोल के दिया जा रहा है स्पेसिफिकली, तो फिर आप उसको इंटरिम डिविडेंड मानोगे। नाउ इंटरिम डिविडेंड होता क्या है, तो देखो जनरली जो फाइनल डिविडेंड होता है वो साल एंड होने के बाद, बुक्स ऑफ अकाउंट्स फाइनलाइज होने के बाद AGM में आपको डिविडेंड डिक्लेयर किया जाएगा। लेकिन कभी कभार कंपनीज अच्छा परफॉर्म करती हैं तो ईयर एंड होने से पहले, AGM आने से पहले डिविडेंड इशू कर दिया जाता है, क्योंकि कंपनी का अच्छा प्रॉफिट हो रहा है, बिकॉज इक्विटी शेयर होल्डर को खुश करना है। तो ना ही AGM में ये किया जाता है और ना ही ये ईयर एंड के बाद किया जाता है। तो ऐसे डिविडेंड इशू को हम इंटरिम डिविडेंड बोलते हैं। सो डिविडेंड डिक्लेयर्ड बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बिटवीन 2 AGM इज कॉल्ड इंटरिम डिविडेंड। तो प्लीज हाईलाइट, मैंने आपको पहले बोल दिया था ये AGM में नहीं किया जाता है, ये 2 AGM के बीच में अगर कोई डिविडेंड डिक्लेयर किया जा रहा है तो उसे डिविडेंड बोलने के बजाय इंटरिम डिविडेंड बोलते हैं। और इसका डिक्लेरेशन का जो राइट है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के पास ही है। Interim dividend is paid in the middle of accounting year, that is before the finalize of annual account of the year. Opinion of the company's auditor should be taken before declaring interim dividend. तो ईयर एंड होने से पहले ही या बुक्स ऑफ अकाउंट फाइनलाइज होने से पहले ही ये डिक्लेयर किया जाता है, क्योंकि कंपनीज को ऐसा लगता है कि हमारा अच्छा खासा प्रॉफिट हो गया है, वी आर इन प्रॉफिट ओनली, तो वो अपने आप में श्योर रहते हैं। बट इधर एक कंडीशन डाला है कि अगर आपको इंटरिम डिविडेंड डिक्लेयर किया है तो आपके कंपनी के ऑडिटर, आपके कंपनी के CA से एक बार राय लेनी पड़ेगी कि हम ऐसा कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। क्योंकि क्या इसका व्यू पॉइंट कैसा है
कि कभी कभार कंपनी ओवर एग्जैजरेट कर सकती है या कुछ स्कैम कर सकती है कि सिर्फ और सिर्फ मार्केट में उनका शेयर बना रहे, उनका शेयर वैल्यू बना रहे, ब्रांड वैल्यू बना रहे, उनको सिर्फ अपने ईगो से मतलब है कि हाँ हम तो इंटरिम डिविडेंड डिक्लेयर कर रहे हैं। तो कभी कभार ये सारी चीजों के लिए भी किया जा सकता है, इसीलिए ये कंपनीज ऑडिटर आके देखते हैं कि एक्चुअली प्रॉफिट ही है रीजन या कोई और रीजन है। कोई और रीजन के लिए उनको ये डिक्लेयर नहीं किया जाएगा। ओनली अगर कंपनी का अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ है तभी वो मतलब इस साल के प्रॉफिट में से ही वो डिविडेंड, इंटरिम डिविडेंड डिक्लेयर कर सकते हैं। इनफैक्ट अभी आप प्रोविजन पढ़ोगे तो जहां पे ये लिखा हुआ है, देखो, इंटरिम डिविडेंड कैन नॉट बी पेड आउट ऑफ एनी रिजर्व, मतलब ये इंटरिम डिविडेंड पिछले साल के प्रॉफिट यूज नहीं किए जा सकते, ओनली ऑफ करंट ईयर। करंट ईयर में अगर कंपनी का ज्यादा प्रॉफिट हो रहा है तभी आप इंटरिम डिविडेंड डिक्लेयर कर सकते हो। लॉजिक ही वो है ना कि हम इंटरिम डिविडेंड 20 साल में क्यों डिक्लेयर कर रहे हैं, बिकॉज हमारे प्रॉफिट ज्यादा हो रहे हैं एंड वी वांट टू रिवॉर्ड आवर इक्विटी शेयर होल्डर। अगर इतना नहीं श्योर हो तो वेट कर लो ना ईयर एंड का, फिर आप डिविडेंड पे करो ना, फिर आप जो फाइनल डिविडेंड है वो डिक्लेयर करो। इंटरिम डिविडेंड अगर आप श्योर नहीं हो या अगर आपको पिछले साल का प्रॉफिट यूज करने की बारी आई, मतलब आप कुछ गलत जा रहे हो। इसके लिए उधर बैरियर ही लगा दिया है कि आप पिछले साल के रिजर्व से इंटरिम डिविडेंड पे आउट नहीं कर सकते, जैसे आप फाइनल डिविडेंड में कर पा रहे थे, इधर आप नहीं कर सकते। तो ऐसा है। नाउ अब हम लीगल प्रोविजंस या फीचर्स ऑफ इंटरिम डिविडेंड पढ़ेंगे। तो सबसे पहला इसमें दिया हुआ है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के पास पावर होता है टू डिक्लेयर इंटरिम डिविडेंड, और इसमें यह है कि इसमें रिकमेंडेशन टाइप कुछ नहीं होता है, इसमें डायरेक्टली बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ही डिसाइड करते हैं कि वी वांट टू गो फॉर इंटरिम डिविडेंड। जस्ट उनको अपने सीए, अपने कंपनी ऑडिटर से एक राय लेनी पड़ती है, तभी जाके वो डिक्लेयर कर पाते हैं, अदरवाइज नहीं। लेकिन ये है कि एजीएम वगैरह ये सारी चीजें नहीं करनी पड़ेगी, बोर्ड मीटिंग से काम चल जाएगा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के डिक्लेयर करने से चल जाएगा। तो इंटरिम डिविडेंड इज ओनली पेमेंट ऑन अकाउंट ऑफ होल डिविडेंड फॉर द ईयर। कहने का मतलब है कि इंटरिम डिविडेंड इज जस्ट लाइक अ फाइनल डिविडेंड, मतलब जस्ट जो आप पूरे साल में उधर पे करने वाले हो, अगर आप साल के बीच में पे कर रहे हो तो चलेगा, लेकिन सिर्फ करंट ईयर का प्रॉफिट आपको यूज करना पड़ेगा। कंडीशन ये है, और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ही डिक्लेयर करते हैं इसको। मतलब फाइनल डिविडेंड देने के बजाय अगर आप इंटरिम डिविडेंड डिक्लेयर कर रहे हो तो दे सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो कंपनी शुड प्रोवाइड, हाँ, और कंपनी अपना जो नॉन कैश एक्सपेंडिचर है दैट इज डेप्रिसिएशन आपको पूरे साल के लिए अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में डालना पड़ेगा। देखो, अगर आप फॉर एग्जांपल सितंबर के मंथ में ही, सितंबर 23 के मंथ में ही आप डिविडेंड डिक्लेयर कर रहे हो, तो ऐसा नहीं है कि सितंबर 23 तक ही आपको डेप्रिसिएशन प्रोवाइड करना है अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, पूरे साल के लिए। मतलब 23-24 में जितना पूरे साल का डेप्रिसिएशन चार्ज करना है उतना पूरा बुक्स ऑफ अकाउंट में चार्ज करके रिमेनिंग प्रॉफिट से आपको जो प्रॉफिट है या जो डिविडेंड है वो डिक्लेयर करना है। मतलब कि उन्होंने कोई आशंका नहीं रखी ये बोलने की कि यार आप अपने लॉसेस में ना चले जाओ आफ्टर डिक्लेयर डिविडेंड, मतलब आप पूरी तरह के श्योर हो जाओ, डेप्रिसिएशन प्रोवाइड कर लो, आप सीए से पूछ लो कि यार आप एक्चुअली सुपर नॉर्मल प्रॉफिट कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, तभी आप डिविडेंड डिक्लेयर कर रहे हो। ये सारी चीजें उन्होंने एश्योर की है, ये सारी चीजें बता के, ठीक है। तो आपने पूरे साल का डेप्रिसिएशन प्रोवाइड कर देना चाहिए, नॉट प्रोपोर्शनेटली फॉर द पार्ट ऑफ द ईयर बिफोर डिक्लेयरिंग इंटरिम डिविडेंड। ये पार्ट तो मैंने आपको बता दिया। नाउ फिफ्थ पार्ट उन्होंने क्या बोला है कि आपका जो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन है वो जरूर इंटरिम डिविडेंड प्रोवाइड करने के लिए अलाउ करता हो। ऐसा नहीं कि आपका एओए जो है वो इंटरिम डिविडेंड अलाउ नहीं कर रहा है और आप स्टिल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का परमिशन लेके इंटरिम डिविडेंड डिक्लेयर कर रहे हो, ऐसा नहीं चाहिए। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की राय चाहिए, प्लस जो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन है उन्होंने भी अलाउ करना चाहिए कि वो इंटरिम डिविडेंड प्रोवाइड कर सकते हैं। सो बोर्ड मीटिंग हैज टू बी pass a resolution for declaring interim dividend. As I told you, no AGM required, but board meeting का resolution जरूर लगेगा। Now बाकी सारी चीजें जो डेज की है कि इतने दिन में सेपरेट बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हो जाना चाहिए, इतने दिन में पेमेंट हो जाना चाहिए,
फिर अगर नहीं हुआ तो 7 दिन में अनपेड डिविडेंड अकाउंट में ट्रांसफर हो जाना चाहिए, एंड 7 ईयर्स में IEPF में चले जाना चाहिए। वो सारी चीजें फाइनल डिविडेंड जैसा ही कॉपी पेस्ट है। तो अगर आपको ये 4 पॉइंट नहीं समझे हैं 7, 8, 9, 10, तो आप फाइनल डिविडेंड का रेफर करो। सारी चीजें मैंने उधर डिटेल में आपको बता दी है। आई डोंट वांट टू रिपीट दैट पॉइंट अगेन, ठीक है। नाउ अब जो लास्ट टॉपिक है और जो बहुत सिंपल टॉपिक है वो आज मैं पढ़ा रही हूँ, दैट इज इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट किनको दिया जाता है? बोरोअर्स को दिया जाता है। जब जो बोरोअर लेंडर्स को देते हैं, जब बोरोड फंड में दिया जाता है। मेरा कहने का मतलब ये था कि बोरोड फंड में दिया जाता है कि जब बोरोअर एक लेंडर से पैसे उधारी पे लेता है तब उनको रिवॉर्ड, जैसे हम डिविडेंड किसको दे रहे थे? ओन्ड फंड वालों को, जो ओन्ड फंड जिन्होंने दिया था, इक्विटी शेयर होल्डर, प्रेफरेंस शेयर होल्डर, उनको हम डिविडेंड दे रहे थे। वैसे ही जब लेंडर्स हमको पैसा देते हैं बोरोड फंड में, तब हम उनको एज अ रिवॉर्ड इंटरेस्ट देते हैं। उनको मतलब रिटर्न में उनका पैसा यूज करने के लिए इंटरेस्ट दिया जाता है। सो इन फाइनेंशियल टर्म इट इज अ पेमेंट मेड बाय यूजिंग अ मनी ऑफ अनदर, पेमेंट मेड फॉर यूजिंग मनी ऑफ अनदर, दैट इज बोरोअर टेक्स मनी फ्रॉम द लेंडर। तो बोरोअर लेंडर से पैसा ले रहा है तो उसी पैसे को यूज करने के पैसे पे कर रहा है वो, इन सिंपल। सो इंटरेस्ट इज द कॉस्ट ऑफ रेंटिंग मनी फॉर द बोरोअर, इट इज अ इनकम फ्रॉम लेंडिंग मनी फॉर द लेंडर। जैसे हम बैंक लोन लेते हैं, बैंक लोन लेने में हम क्या कर रहे हैं? बैंक का पैसा यूज कर रहे हैं। तो जब तक हम उनका पैसा यूज कर रहे हैं तब तक के लिए हम उसको क्या पे करते हैं? इंटरेस्ट पे करते हैं। तो इट इज एक्चुअली आपने पैसा दिया है तो उस चीज के लिए कुछ रेंट तो पे करना पड़ेगा। जैसे आप किसी को घर देते हो तो वो घर का क्या पे करता है? सामने वाला रेंट। तो वैसे ही आप किसी को अगर पैसा दे रहे हो तो वो आपको इंटरेस्ट पे करेगा। तो फीचर ऑफ इंटरेस्ट क्या है? तो इट इज अ प्राइस पेड फॉर द प्रोडक्टिव सर्विसेज रेंडर्ड बाय द कैपिटल। ओके, नाउ इट इज डायरेक्टली रिलेटेड टू रिस्क, हायर इज द इंटरेस्ट। नाउ अंडरस्टैंड, अगर आप कोई ऐसा लोन ले रहे हो जैसे पर्सनल लोन होता है, तो पर्सनल लोन में बैंक को ज्यादा रिस्क रहता है क्योंकि उसमें ज्यादा फॉर्मेलिटीज नहीं कंप्लीट करनी पड़ती है। तो उसका जो इंटरेस्ट रहता है वो भी 15% रहता है। देख लो, आप गूगल कर लो थोड़ा सा। लेकिन जहां पे बैंक के पास सिक्योरिटीज होती है, जैसे सीसी हो गया, ओवरड्राफ्ट हो गया, होम लोन हो गया, कार लोन हो गया, इसमें तो कार ही सिक्योरिटी में होता है, होम ही सिक्योरिटी में होता है, तो उनका जो परसेंटेज होता है इंटरेस्ट का वो 7, 8, 9, 10 ऐसा रहता है। तो लो रेट ऑफ, जहां पे जिस बोरोअर लेंडर को लगेगा इधर मेरे को ज्यादा रिस्क है तो वो ज्यादा इंटरेस्ट चार्ज करेगा, सिंपल सी बात है। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट इज जनरली एक्सप्रेस्ड इन एनुअल परसेंटेज ऑफ प्रिंसिपल। तो 10% पर एनम, 11% पर एनम, इसमें एक्सप्रेस किया जाएगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट इज डिटरमाइंड बाय वेरियस फैक्टर लाइक मनी सप्लाई, फिस्कल पॉलिसी, वॉल्यूम ऑफ बोरोइंग, रेट ऑफ इन्फ्लेशन। तो जो रेट ऑफ इन्फ्लेशन है वो सिर्फ रिस्क पे डिपेंड नहीं रहता, मार्केट कंडीशन कैसा है, इन्फ्लेशन रेट कैसा है, मनी सप्लाई कैसा है, फिस्कल पॉलिसी कैसा है आरबीआई का, तो इन पूरे के पूरे इकोनॉमिक कंडीशन पे डिपेंड करता है ये जो इंटरेस्ट रेट होता है। ठीक है, तो रिस्क पे तो डिपेंड करेगा ही करेगा, बट सारे जो सेकेंडरी फैक्टर्स है उस पे भी डिपेंड होता है ना। इंटरेस्ट इज अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट ऑफ द कंपनी। कहने का मतलब है कि जब भी कंपनी लोन लेती है तो उसको अपने प्रॉफिट एंड लॉस में चार्ज करती है। जैसे डिविडेंड प्रॉफिट एंड लॉस में चार्ज नहीं होता, वो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में जाता है। मतलब नेट प्रॉफिट होने के बाद उसमें से एप्रोप्रिएट होता है कि इतना रिजर्व जाएगा, इतना प्रेफरेंस डिविडेंड जाएगा, इतना इक्विटी शेयर डिविडेंड जाएगा, मतलब एप्रोप्रिएट होता है। लेकिन जो इंटरेस्ट होता है वो पीएनएल में चार्ज होता है, मतलब नेट प्रॉफिट निकाला जाता है आफ्टर इंटरेस्ट। तो इसीलिए उन्होंने स्पेसिफिकली बोला इवन इफ कंपनी मेक नो प्रॉफिट इंटरेस्ट शुड बी पे। कहने का मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंटली क्या है कि कंपनी अगर प्रॉफिट भी ना बनाए तो उनको इंटरेस्ट तो पे करना ही पड़ेगा बाय चार्जिंग टू पीएनएल। सो इट इज फिक्स्ड एंड जनरली प्री डिटरमाइंड रेट। तो ये फिक्स रेट रहता है, चेंज नहीं रहता है अकॉर्डिंग टू दी प्रॉफिट। जैसे इक्विटी शेयर जो डिविडेंड रहते हैं वो कैसे चेंज रहते हैं अकॉर्डिंग टू दी प्रॉफिट, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं रहता। आपको फिक्स अमाउंट पे फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट पे करना ही
पड़ता है और ये प्री डिटरमाइंड रहता है बिटवीन लेंडर एंड बोरोवर। कंपनी हैज टू पे इंटरेस्ट इफ इट हैज बोरोड मनी फ्रॉम द क्रेडिटर्स लाइक डिबेंचर्स होल्डर, डिपॉजिटर, बॉन्ड होल्डर। तो ये सारे के सारे बोरोड फंड है, तो बोरोड फंड में एज आई टोल्ड यू क्या पे करना पड़ता है, इंटरेस्ट पे करना पड़ता है और डिबेंचर्स को पे करना पड़ेगा, डिपॉजिटर्स को पे करना पड़ेगा और बॉन्ड होल्डर को पे करना पड़ेगा। तो ये है हमारा चैप्टर डिविडेंड एंड इंटरेस्ट। बहुत इजी चैप्टर था, कुछ इतना टफ नहीं था। मैंने पहले ही आपको लेक्चर्स में बोल दिया था कि सिर्फ कुछ कुछ चीजें आएंगी, आपको नहीं हो सकती है, वो जो मैंने ट्राई किया है आपको 100% समझे। अगर नहीं समझा होगा तो डू लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन। और सिर्फ इतना सा आपका होमवर्क रहेगा कि आप इंटरिम डिविडेंड और फाइनल डिविडेंड के डिस्टिंग्विश बिटवीन खुद पढ़ लेना। क्योंकि मैंने पूरा डिटेल में समझाया तो आई डोंट प्रेफर टू अगेन एक्सप्लेनिंग दिस कंसेप्ट। मतलब जो कि मैंने ऑलरेडी पढ़ा दिया है वही कंसेप्ट इधर डिस्टिंग्विश बिटवीन के तरीके से दिया हुआ है, बाकी कुछ अलग नहीं है। तो पढ़ लेना आप अपना एज अ होमवर्क समझ के। बाकी तो मैंने पूरा ट्राई किया कि आपको हर एक कंसेप्ट अच्छी तरह से समझियो। तो आई होप यू लाइक द लेक्चर्स एंड ऐसे ही पढ़ते रहो, ऐसे ही आगे जाते रहो और मुझे बताओ कि आपको क्या और लग रहा है, तो मैं उस तरीके से आपके लिए और वीडियोस लेके आऊंगी। तो टिल देन बाय बाय।